हेलो दोस्तों, मैं मिडुल पाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन फार्म पर। सभी को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है इस चैनल पर मैं जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर एक या दो वीडियो हर रोज़ लेकर आता रहता हूं। अगर आप चाहते हो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको छोटी छोटी जानकारी सोशल मीडिया पर भी मिल सके और आप मेरे से वहाँ पर बात भी कर सको। तो दोस्तों आप सभी को पता है हमारी जो स्टडी से रिलेटेड वीडियो आ रही हैं उसमें हमने मेनली टारगेट किया हुआ दिल्ली पुलिस एग्जाम, जिसकी वीडियो मैंने डिटेल में बना दी थी। फार्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपने अभी तक अगर फार्म नहीं भरा तो वीडियो देख करके पूरी डिटेल ले करके आप फार्म भर सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CI SSB का फार्म पहले आए थे, जिन्होंने भर रखे हैं उनके अभी एग्जाम आने बाकी हैं। और दोस्तों असम राइफल के जो है पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना दी थी। 6 जून से फार्म स्टार्ट हो रहे हैं। जो इन्होंने भरना वो फार्म भर ले और तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकता है आज से ही। ठीक है, हमारी बहुत सारी क्लास पहले हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी प्ले लिस्टों के लिंक मिल जाएंगे। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की और फिजिक्स की हमारी क्लास लगातार चल रही हैं। दोस्तों ये क्लास हमारी स्पेशल फोकस करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, CISF हेड कांस्टेबल, SSB हेड कांस्टेबल, असम राइफल, क्लर्क एंड ट्रेडमैन पोस्टों के लिए। यानी कि जो टाइपिंग की जितनी भी वैकेंसी इस टाइम इंडिया में निकली हुई है और उनके एग्जाम होने बाकी हैं, वो सभी एग्जामों में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी टाइपिंग के लिए कोई भी वैकेंसी फिलअप की हुई है तो दोस्तों वो हमारी इस वीडियो में जुड़ सकता है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स, यानी कि साइंस की फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान। और दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा यांत्रिकी। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों आप सभी को पता है इस वीडियो में हम ऑप्शनल क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऑप्शनल क्वेश्चन हमें सारे के सारे आएँ तो उसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले आप लोगों को डिटेल जीके पढ़नी पड़ेगी। अब डिटेल जीके कहाँ से पढ़ें जी? लूसेंट जीके की बुक मैंने आपको प्रेफर की हुई है। जिसके पास है वो वहाँ से पढ़े, जिसके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट बुकों के जो आपके किसी भी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप की बुकों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप उन लिंक से जा करके उन बुकों को ऑर्डर करके अपने घरों पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों अब समय की देरी न करते हुए चलते हैं डायरेक्ट अपनी क्लास की तरफ। क्लास की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी का रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरा हौसला बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको भी आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी क्लास पर। आप सभी को पता है पिछली हमने फिजिक्स की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 73 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो दोस्तों बताइए, यानी कि एक लोहे की गेंद को पारद या फिर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाता तो क्या होगा? 4 स्थितियाँ आपको बताई गई हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से बताइए क्या सही है। यह बाल्टी की पेदी में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन सी यह घुल जाएगी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। BPSC में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी यानी कि यह पारे की सतह पर तैरेगी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों बताइए कौन से तापमान पर जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होगा? SSC ने 2014 में ये क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों के सामने। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है वो सबसे अधिकतम होता है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों बताइए जब वस्तु की मात्रा बदल जाएगी तो कौन सी चीज़ जो है जो अपरिवर्तित रहेगी? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान एंड ऑप्शन डी घनत्व। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? UP PCS में 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए, यानी कि आप लोगों को पता वस्तु को अगर मात्रा कम ज़्यादा होगी तो भार भी मतलब बढ़ेगा और या घटेगा। ठीक है, द्रव्यमान भी उसके साथ बढ़े घटेगा, उसके साथ साथ उसका आयतन भी दोस्तों, क्योंकि जगह घेरने की क्षमता भी घटे बढ़ेगी। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी बचेगा वो घनत्व है वो उसका सेम रहेगा वस्तु की मात्रा घटने या बढ़ने पर। अब बढ़ते हैं आपके सामने
क्वेश्चन नंबर 77 पर तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। दोस्तों बताइए, जब एक तैराक होता है, जो एक मतलब तैरने वाला आदमी हो, उसको नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों? ऑप्शन ए, समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है। ऑप्शन बी, समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती हैं। ऑप्शन सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। एंड ऑप्शन डी, समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रेलवे बोर्ड ने 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्योंकि वहाँ पर उसका जो पानी का घनत्व है वो कम होता है। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से कम होता है और ऑटोमेटिक ही आदमी वहाँ पर ऊपर रहता है, इसलिए उसको वहाँ पर तैरने में आसानी होती है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो दोस्तों बताइए, जो हमारे बादल वायुमंडल में तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं वो किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन ए, निम्न दाब। ऑप्शन बी, निम्न घनत्व। ऑप्शन सी, निम्न संयमता। एंड ऑप्शन डी दोस्तों, निम्न तापमान। एसएससी ने 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि निम्न घनत्व के कारण वो हमारे बादल वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। समुद्र में प्लवन करते समय आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो दोस्तों बताइए, जब समुद्र में एक कोई आइस बर्फ प्लवन करता है तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए 1/9, यानी कि 9 भाग में से 1 भाग। ऑप्शन बी 1/10, 10 में से 1 भाग। ऑप्शन सी 1/6, 6 में से 1 भाग। और ऑप्शन डी 4 में से 1 भाग, यानी 1/4। दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 9 में से 1 भाग जो है वो ऊपर रहता है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 की तरफ। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती क्यों। दोस्तों आप लोगों ने बांध देखे होंगे, नदी के ऊपर जो बांध बनाए जाते हैं उसकी जो निचली दीवार है वो बहुत मोटी होती है। दोस्तों उसको मोटा क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन ए आपके सामने, गहराई बढ़ाने के साथ साथ दराव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन बी, गहराई बढ़ने के साथ साथ दराव का दाब घटता है। ऑप्शन सी, गहराई बढ़ने के साथ साथ दराव का घनत्व बढ़ता है। एंड ऑप्शन डी, गहराई बढ़ने के साथ साथ दराव का घनत्व घटता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इसका सही जवाब क्या होगा। आप सभी को पता है ऑप्शन ए, यानी कि गहराई बढ़ने के साथ साथ दराव का जो दाब है वो बढ़ता जाता है। दोस्तों इसीलिए दीवार जो है वो मोटी बनाई जाती है, ताकि इतना दाब न बढ़े, मतलब कि उस दीवार को ही गिरा दे। ठीक है, मतलब कि उसके प्रेशर को कंट्रोल कर सके, इतनी मोटी दीवार वो बनाई जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक जो है वो क्या हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए बढ़ जाता है। ऑप्शन बी घट जाता है। ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। एंड ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फिजिक्स के क्वेश्चन भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चनों की तरह होते हैं। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने पर ये क्वेश्चन समझ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी, यानी कि घट जाता है। आप लोग बताइए बर्फ़ पर फिसलते क्यों फिसलते, क्योंकि वो पिघलना शुरू हो जाती है। ऊपर जो थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है और पानी नीचे उस कठोर होती है और ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी, तो उसकी वजह से हम उस पर मतलब कि फिसल सकते हैं। और गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, जो ठोस अवस्था से द्रव के अंदर परिवर्तित होती है उसको ही गलनांक कहते हैं। दोस्तों ठीक है, यानी कि वो गलना स्टार्ट हो जाती है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम गलनांक बोलते हैं। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 82 पर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। तो दोस्तों बताइए क्यों। चौराहे पर पानी की फुहारों में गेंद जो है वो नाचती रहती है, क्यों। ऑप्शन ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घटता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। एंड ऑप्शन डी दोस्तों, पानी की सहनता के कारण। बताइए चौराहों पर पानी की फुहारों की बूंद में गेंद नाचती रहती है, क्यों। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 82 इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पानी के वेग अधिक होने के कारण जो है दाब क्या हो जाता है, वो घट जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 यानी 83 की तरफ। बाहरी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों। दोस्तों यानी कि जो बड़ा हमारा बर्फ़ का जो बड़ा पड़ होता है वो ऊपर की तरफ से बल्कि नीचे की तरफ से पहले पिघलना स्टार्ट होता है, ऐसा क्यों। दोस्तों ऑप्शन ए, निचले तल का तापमान अधिक होता है। ऑप्शन बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन सी, बर्फ़ वास्तविक ठोस नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निचले तल का दाब जो है अधिक होने के कारण उसका गलनांक घट जाता है, इसलिए वो वहाँ से पिघलना स्टार्ट होता है।
बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों दोस्तों? दलदल में जो व्यक्ति फंस जाता है उसको ये कहते हैं भाई तू लेट जा, सीधा मत रहो इसके अंदर, कोशिश कर कि लेट जा। तो ऑप्शन ए, अक्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन बी, अक्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी, दाब व अक्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारणों से। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और इसका आंसर भी पता लग गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर ना ऑप्शन में ही छुपे होते हैं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि अक्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें अगर हम उसको सलाह दे रहे हैं तो मतलब इसीलिए दे रहे होंगे कि वो बच सके, और वो कब बचेगा? जब दाब कम होगी नीचे, वो मतलब कि नीचे जाने से बच पाएगा। ठीक है, वो दाब कम होने पर ही हो सकता है। अगर वो खड़ा रहेगा तो उसके खुद का प्रेशर जो है दलदल पे ज़्यादा होगा और वो नीचे ही धंसता जाएगा। अगर वो लेट जाएगा तो उसका प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा और वो नीचे नहीं जा पाएगा, इसलिए उसको बच जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दोस्तों ये मैंने खुद भी ट्राई करके देखा, आप भी देख सकते हो। बर्फ़ की दो टुकड़े लेकर के आप उनको दोनों हाथों से पकड़ के आपस में ज़ोर से दबाओगे तो कुछ टाइम बाद, मैंने एक दो मिनट के बाद अगर हाथ छोड़ दोगे तो वो दोनों टुकड़े आपस में चिप जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं दोस्तों, ये आप लोगों ने बताना है। रेलवे बोर्ड ने क्वेश्चन 2004 में पूछा है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। एंड ऑप्शन डी, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब आप सभी जानते हैं, दाब अधिक होने से उसका गलनांक वो घट जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा पिघल के आपस में फिर वो चिपक जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने। प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्यों दोस्तों? छतों का आकार जटिल होता है। ऑप्शन बी, छतें कसकर बांधी नहीं होती। ऑप्शन सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है और छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। एंड ऑप्शन डी, फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसका साइंटिफिक आंसर आप लोगों को पता ही है। बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जो आप लोग समझ सकते हो कि ये इसका आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग देखिए ऑप्शन डी में फूस की छतें अक्सर उड़ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ऑप्शन बी, छतें कसकर नहीं बांधी होती, जो बांधी नहीं वो तो वही बात नॉर्मल भी गिर जाएगी। ठीक है ना, तो साइंटिफिक रीजन नहीं है। साइंटिफिक रीजन क्या होगा कि जो हवा है उसके ऊपर वो प्रेशर बनाएगी ज़्यादा, ठीक, और नीचे उसका प्रेशर बिल्कुल है ही नहीं, कोई नीचे से कोई प्रेशर कर ही नहीं रहा, तो ऊपर से प्रेशर बनाएगी तो वो उसके साथ उड़ जाने में मतलब कि आसानी हो जाती है, वो उसके साथ ही उड़ जाती है प्रेशर बनने की वजह से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। रेल की पटड़ी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, क्यों? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा रेल की पटड़ी के नीचे जो बीच में लकड़ी की या फिर पत्थर की, कंक्रीट की चौड़ी चौड़ी पट्टी लगी हुई होती हैं, वो क्यों लगी हुई होती हैं आप लोगों ने बताना है। वह झटकों को अवशोषित कर सके। ऑप्शन बी, फीस पट्टी सही तरीके से लगाने के लिए। एंड ऑप्शन डी सी दोस्तों, पटरियां समांतर बनी रहें। एंड ऑप्शन डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे साइंटिफिक रीजन क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो रेलगाड़ी उसके ऊपर प्रेशर लगाती है उसको कम किया जा सके, क्योंकि नीचे से वो फैली हुई होती है ना, वो जो आपकी जो पट्टियाँ लगाई जाती है, इसलिए वो उसको प्रेशर को सहन कर सकें, इसलिए वो लगाई जाती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून बहने लगता है दोस्तों, क्यों? जब आप अधिक ऊंचाई पर जाओगे तो दोस्तों आपको नाक व मुंह से खून आना स्वाभाविक है, तो क्यों आता है वो आप लोगों ने बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने। ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है। ऑप्शन सी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। एंड ऑप्शन डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा इसका सही जवाब होगा। किस कारण से पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुँह से खून बहने लगता है। ये मत सोचिए कि हम शिमला यहाँ चले गए यहाँ बहेगा, यहाँ नॉर्मल ऊंचाई है। जो लोग माउंट एवरेस्ट वगैरह ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है उसका दाब वो घटता जाता है। दाब कम होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो दोस्तों उसमें दिक्कत आ जाती है, इसलिए वो नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है।
अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों दोस्तों? अब आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, पिछला क्वेश्चन भी ऊंचाई से रिलेटेड था, वहाँ भी हमारा खून बहना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ स्याही का ऑप्शन लिया गया है। वहाँ हमारा खून तो नहीं बहेगा लेकिन स्याही छोड़ देता है पेन, क्यों छोड़ देता है वो आप लोग बताइए दोस्तों। ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। रेलवे बोर्ड ने 2004 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यानी कि सेम पिछले क्वेश्चन टाइप से ऊंचाई बढ़ने से जो वायुदाब है वो कम हो जाता है, इस वजह से उस पर प्रेशर नहीं बनता स्याही के ऊपर और वो फिर उस स्याही को बिल्कुल खुला छोड़ देता है, वो बाहरी फेंक देता है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो दोस्तों बताइए यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी यानी का जी का मान क्या होगा? तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 0.5% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 0.5% कम हो जाएगा, ऑप्शन डी 2% कम हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए आईएएस के 2003 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि 2% जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबल जाता है? आप लोगों को पता होगा अगर हम नॉर्मल धरातल पर हैं तो वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू करता है, लेकिन ऊंचाई की जगह पर वो कम तापमान पर भी उबलना शुरू हो जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है ये आप लोगों ने बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी पीसीएस में 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपके सामने, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ऑप्शन सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 91 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 बिल्कुल जी दोस्तों, वहाँ पर वायुदाब जो है वो कम होता है और उबलने वाला जो क्वंथनांक हमारा पॉइंट होता है वो डाउन आ जाता है, नीचे आ जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो दोस्तों बताइए साबुन का जो बुलबुला बनता है उसके अंदर का जो वायु दाब है वो क्या होता है, वो उसका क्या असर होता है, आप लोगों से पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब से कम होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होगा। तो दोस्तों बताइए उसके जो अंदर का जो दाब है वो क्या होगा? यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि अधिक होगा। अधिक होगा तभी तो वो बुलबुला बना रहेगा दोस्तों। अगर उसका दाब वायुमंडल दाब से कम हो तो वो बने नहीं पाएगा। ठीक है, पानी के ऊपर ऐसे परत कैसे बना लेगा वो आप लोग समझ सकते हो। उसका दाब अधिक होता है पानी के ऊपर तभी वो बना रहता है, जब वो मतलब अपने आप ही फूट जाता है उसका दाब कम होता जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। यह दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो दोस्तों बताइए हम दलदली जो सड़क होती हैं उनके ऊपर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी अपेक्षित वेग, ऑप्शन सी घर्षण की कमी एंड ऑप्शन डी घर्षण की अधिकता के कारण। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपके सड़क के ऊपर थोड़ी मिट्टी और पानी मिल जाए तो वो दलदली सी हो जाती हैं, फिसलनी सड़क, वो उसके ऊपर हम क्यों फिसल जाते हैं? तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 93 सही जवाब होगा दोस्तों घर्षण की कमी, क्योंकि आपस में घर्षण नहीं हो पाएगा, उस पर स्लिप हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी गाड़ी को ऊंचाई पर चढ़ाते हैं और मतलब एक पॉइंट पर वो ऐसा होता है कि वो उसका जो टायर है वहीं पर वो फिसलन कर जाता है, वहाँ क्या होता है वो घर्षण नहीं कर पाता प्रॉपर उसका टायर नीचे वाली ज़मीन के साथ, तो इसलिए वो वहीं पर स्लिप करता रहता है दोस्तों। ठीक है, अगर उसका प्रॉपर घर्षण हो सके तो वो अपने आप ऊपर चढ़ता जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 94 की तरफ। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का हो सके? ये मौसम विभाग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि वो बैरोमीटर में जो पारा होता है उसी हिसाब से पता लगता है कि एकदम गिरने से क्या होगा, एकदम उठने से क्या होगा, आराम से उठने से क्या होगा, आराम नीचे आने से क्या होगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चनों में बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने अचानक नीचे गिरने से क्या होता है? 4 ऑप्शन है, गर्म मौसम, ऑप्शन बी सर्द मौसम, ऑप्शन सी आंधी या झंझावत की संभावना, ऑप्शन डी शुष्क मौसम। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि आंधी या झंझावत की संभावना दोस्तों। यानी कि क्या होता है जब एकदम गिर जाए तो दोस्तों उसका संकेत ही होता है कि बहुत तेज आंधी आने वाली है, इसीलिए। ठीक है, और जब वो आराम से ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने की जो है दोस्तों वो संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से
छोड़ा जाता है वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने पर उसके साथ क्या घटना होगी आप लोगों ने बताना है। ठीक है, हाइड्रोजन से भरा हुआ एक पॉलीथीन का गुब्बारा ऊपर छोड़ देते हैं तो दोस्तों वो ऊपर जाके क्या होगा ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी। ऑप्शन बी गुब्बारे चपटा होकर चक्रीय प्रकार के आकार में आ जाएगा। ऑप्शन सी गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। एंड ऑप्शन डी गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि उसका जो आमाप होगा उसमें वृद्धि होगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो दाब है वो घटता जाता है ऊंचाई के साथ, इसलिए उसका जो आमाप है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और उसके अंदर का जो दाब है वो अधिक होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। तो दोस्तों बताइए, यानी कि आप लोगों को पता है अब नीचे हम आसानी से सांस ले सकते हैं और पर्वतों में हमें सांस लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्यों होती है ये आप लोग बताइए। ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी पर्वतीय वायु जो है वो भारी होती है, फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। ऑप्शन सी पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वायु दाब है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता है जो वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्यों दोस्तों। क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षित हल्की होती है। ऑप्शन बी ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। ऑप्शन सी वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। और ऑप्शन डी वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। क्यों दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने कार्यकारी वायुदाब घटने के कारण। ऑप्शन बी कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के कारण। ऑप्शन सी वायुयान द्वारा भूमि के मध्याकर्षण बल को कम करने के लिए। ऑप्शन डी वायुदाब द्वारा भूमि के मध्याकर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्यों उसको पहले दौड़ाया जाता है फिर उड़ाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए उसको पहले सड़क मार्ग पर दौड़ाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों। क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी वायु दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। ऑप्शन डी वायु दाब घट जाता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी यानी कि वायु दाब घट जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, 100 की तरफ। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्यों। क्योंकि ऑप्शन ए है दोस्तों अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। ऑप्शन बी चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। और ऑप्शन डी प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि अधिक दाब बढ़ने के कारण उबलते पानी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, यानी कि डबल उसको गर्माई मिलती है, इसलिए उसमें जल्दी पक जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो दोस्तों बताइए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 101 का सही जवाब क्या होगा। बीपीएससी 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों बताइए सूर्य की जो ऊर्जा है वो कैसे उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए आयनन द्वारा। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन द्वारा। एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन द्वारा। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यूपीपीसीएस 1996 या 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 103। डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एंड ऑप्शन डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 103 का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण निम्न में से
किसका उत्पादन होता है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 104 का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रकाशीय ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा और डी यांत्रिक ऊर्जा। एसएससी ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि विद्युत ऊर्जा इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं और गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है ये आप लोगों ने बताना दोस्तों। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा एंड ऑप्शन डी विखंडन ऊर्जा। आरआरबी ने टिकट कलेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 105 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर पाई जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन ए चली हुई गोली में, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी में, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा एंड ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी यानी कि खींचा हुए धनुष में आपकी गतिज ऊर्जा नहीं है। दोस्तों उसमें कौन सी स्थितिज, अभी तक जब उसको छोड़ देंगे तब उसमें गतिज ऊर्जा आएगी। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों बताइए जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन ए दुगुनी हो जाती है, ऑप्शन बी चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन सी समान रहती है एंड ऑप्शन डी 3 गुनी बढ़ जाती है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि चौगुनी हो जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों। तो दोस्तों बताइए सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा क्यों खर्च होती है। ऑप्शन ए व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, ऑप्शन बी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, ऑप्शन सी व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है एंड ऑप्शन डी व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि व्यक्ति जो है वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए वहाँ पर चढ़ने में हमारी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी ला सातेलिय का नियम, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंड ऑप्शन डी परासरण का नियम। एसएससी ने 2004 में 5 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए पास्कल का नियम, ऑप्शन बी टॉर्सिली का नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत एंड ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एसएससी ने 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 110 इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि पास्कल का नियम। बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की होती हैं। तो दोस्तों बताइए बैंक यानी कि बैंक्ड की गई होती हैं। बताइए रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक्ड यानी कि बीच में थोड़ी सी मुड़ी हुई होती हैं, वो क्यों होती हैं दोस्तों। ऑप्शन ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, ऑप्शन बी रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, ऑप्शन सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके एंड ऑप्शन डी दोस्तों रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त किया जा सके। दोस्तों ठीक है, इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपसे अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो रेलगाड़ियों में जो है अभिकेंद्रीय बल यूज होता है, तो डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हो कि जहाँ पर अभिकेंद्रीय आ गया वही इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, ऑप्शन बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे वह गिरने से बचाएगा, ऑप्शन सी वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, ऑप्शन डी वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। रेलवे द्वारा ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से उसको बचाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ऑप्शन ए बाहर की ओर झुकता है, ऑप्शन बी अंदर की ओर झुकता है, ऑप्शन सी आगे की ओर झुकता है एंड ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं झुकता। तो दोस्तों बताइए, रेलवे बोर्ड ने टिकट कलेक्टर के एग्जाम में 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 113 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंदर की ओर झुकता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता जब आप किसी मोड़ पर लेते हो तो मोड़ के अंदर की तरफ अपने शरीर का झुकाव होता है, क्योंकि वो अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं भी पीछे बता के निकला था कि अपकेंद्र और अपकेंद्रीय रिलेटेड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल एंड ऑप्शन डी घर्षण बल। एसएससी ने 2011-13 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 114 ऑप्शन ए यानी कि अपकेंद्रीय बल। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्ति में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्यों? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से कम होता है एंड ऑप्शन सी बाल्टी की उच्चतम स्थिति से पानी का वजन कम हो जाता है एंड ऑप्शन डी दोस्तों पानी और बाल्टी के बीच का समंजन बल अधिक होता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 115 आपके सामने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो दोस्तों बताइए वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए उपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी अपकेंद्रण एंड ऑप्शन डी विसरण। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 116 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि अपकेंद्रण उसका कार्य सिद्धांत है दोस्तों, क्योंकि उसमें कौन सा बल यूज होता है? अपकेंद्रीय बल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है दोस्तों? ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है एंड ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे साइंटिफिक रीजन क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 117 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी दोस्तों। MPPCSC द्वारा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन ए रॉकेट, ऑप्शन बी हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी जेट एंड ऑप्शन डी विमान। एसएससी ने 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 118 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि जेट इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो वो आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 11.2 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा एंड ऑप्शन डी 10.2 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो दोस्तों बताइए भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? ऑप्शन ए 9 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे एंड ऑप्शन सी 24 घंटे और ऑप्शन डी 28 घंटे दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 120 सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 24 घंटे दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा एंड ऑप्शन डी कुछ निश्चित नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 का सही जवाब होगा वो कभी नहीं लौट पाएगा, क्योंकि वो हमारे वायुमंडल से बाहर चला जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। जब तक पृथ्वी को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं ऑप्शन सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे एंड ऑप्शन डी न द्रव्यमान और नहीं भार बदलेंगे। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 122 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन सी समान वेग से नीचे आ रही हो, या ऑप्शन डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? यूपीपीसीएससी ने 1990 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है तो तब उसमें बैठे व्यक्ति को ये लगता है कि उसका जो वजन है वो ज़्यादा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। ऑप्शन ए पृथ्वी पर चली आएगी, बी चंद्रमा पर चली जाएगी, सी पृथ्वी पर गिरेगी, एंड ऑप्शन डी पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 124 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि उसी के समान उसी कक्ष में वो घूमना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों बढ़ते आपके सामने क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जारी होती है। तो ऑप्शन ए त्वरित के साथ ऊपर, त्वरित के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, या समान गति के साथ नीचे। दोस्तों आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों की छोटी ट्रिक बताता हूँ। भार कम जब होगा जब वो नीचे आ रही होती है, और जब भार अधिक होगा तो वो ऊपर जा रही होगी। ठीक है, वेरी सिंपल ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी, यानी कि त्वरित के साथ वो नीचे आ रही होगी। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। किस तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, बी 42,000 किलोमीटर, सी 30,000 किलोमीटर, और डी इनमें से कोई नहीं। एसएससी ने 2013 में एक क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि 36,000 किलोमीटर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? दोस्तों पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वतों पर गेंद ओरल की हो जाती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि पर्वतों पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कम हो जाता है, इसलिए गेंद वहाँ पर ज़्यादा उछलती है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन सी वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, एंड ऑप्शन डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 128 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान सेम रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए 1/5, बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, एंड ऑप्शन डी 1/8। आरआरबी ने 2005 में एक क्वेश्चन पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1/6। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। लोलक की आवर्तकाल बताइए दोस्तों क्या है? ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन सी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, एंड ऑप्शन डी समय के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों तो दोस्तों बताइए लोलक का जो आवर्तकाल है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 131। लोलक घड़ियाँ जो हैं वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण के कारण, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, एंड ऑप्शन डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 131 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसका इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों बताइए 4% लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 132, 4 ऑप्शन है। 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2% बढ़ जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दोस्तों, तो अगर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी गई है तो ए घटता है, बी 2 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, या 4 गुना हो जाता है। तो दोस्तों बताइए रेलवे बोर्ड ने 2003 में एक क्वेश्चन पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2 गुना हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि। तो दोस्तों बताइए, पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी समय अवधि क्या होगी? ऑप्शन ए उतनी रहेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगी, ऑप्शन डी बढ़ेगी। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 134 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि वो बढ़ेगी दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा बताइए दोस्तों। एक कण का जो द्रव्यमान वो m है और उसका संवेग है वो p है, तो दोस्तों इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए mp, ऑप्शन बी p स्क्वायर m, ऑप्शन सी p स्क्वायर डिवाइड m एंड ऑप्शन डी p स्क्वायर डिवाइड 2m। आरआरबी ने 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 135 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि p स्क्वायर बाई 2m। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों बताइए, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए द्रवदाब से, ऑप्शन बी प्रत्यक्षता से, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 136 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि प्रत्यक्षता से। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो दोस्तों बताइए, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? ऑप्शन ए तेल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन बी जल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है एंड ऑप्शन डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एसएससी ने 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों बताइए, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए श्यानता पर, बी प्लवन पर, सी प्रत्यक्षता पर और डी पृष्ठ तनाव पर। एनडीए ने 2013 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि पृष्ठ तनाव पर आधारित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? दोस्तों बताइए, वर्षा की जो बूंद है वो गोल क्यों होती है दोस्तों? ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी प्रत्यक्षता एंड ऑप्शन बी डी है दोस्तों गुरुत्व। एसएससी ने 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल होती हैं दोस्तों। बढ़ते हैं 140 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है। तो दोस्तों बताइए, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है क्यों? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी श्यानता के कारण, सी ऊर्ध्वमुखी प्रोन्नति के कारण एंड ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। एसएससी ने 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सही जवाब होगा दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्यों? दोस्तों स्थिर पानी में जब हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो वहाँ पर ऊपर जो मच्छर होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए प्रजनन में बाधा डालता है, ऑप्शन बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन डी मच्छरों को भगाता है। आरआरबी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि लार्वा के सांस में बाधा डालता है, वहाँ पर मच्छरों को सांस नहीं आता, जिस वजह से वो वहाँ से कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 आपके सामने दोस्तों। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? यानी कि पानी से निकालने पर जो शेविंग ब्रश के आपस में वो बाल होते हैं ना, वो आपस में चिपक जाते हैं। आपने देखा, जो दाढ़ी करने वाला ब्रश होता है उसके बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी श्यानता के कारण, सी प्रत्यक्षता के कारण और डी घर्षण के कारण। एसएससी ने 2008 में क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 142 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। ऑप्शन ए उसके पीछे, ऑप्शन बी उसके सामने, ऑप्शन सी उसके हाथ में एंड ऑप्शन डी उसके बगल में दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एसएससी ने 2008 में एक क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि उसके हाथ में आकर के वो गिरेगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति है। न्यूटन के किस और किन नियमों के उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है दोस्तों? तो दोस्तों बताइए, वह किस नियम के साथ अपने आप को किनारे तक लेके आ सकता है? ऑप्शन ए पहला गति का नियम, ऑप्शन बी दूसरा गति का नियम, ऑप्शन सी तीसरा गति का नियम, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा गति का नियम। एनडीए और एनए ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 144 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी कि तीसरी गति के नियम के साथ वो अपने आप को तट तक ला सकता है दोस्तों। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक करें दोस्तों, सेशन को
शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चे अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। और दोस्तों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।